हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों टैरिफ नहीं होगा कम, चाहे कितनी भी हमसे बातचीत कर लो। दोस्तों एक बार फिर अमेरिका ने जिन जिन देशों पर टैरिफ लगाया है दोस्तों उनको धमकी दी है, जिसके बाद भारत के सपोर्ट में उतरे हैं कनाडा के दिग्गज बिजनेसमैन। दोस्तों कह दिया है मोदी की ताकत को मत भूलो, तुमने भारत पर 25% की टैरिफ लगाकर बहुत बड़ी भूल की है। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग खबर होने वाला है, ये आपको बताएंगे। इसी बीच ट्रंप की डेड इकोनॉमी पर बीजेपी ने पेश किए IMF के आंकड़े, राहुल गांधी को दिया करारा जवाब। तो वहीं भारत ने रिजेक्ट किया अमेरिकी F-35, तो रशिया की खिली बाँछें। सुखोई 57 फाइटर जेट बेचने के लिए डाल रहा डोरे। दोस्तों क्या खरीदेगा अपना भारत रशिया से ये सुखोई 57, जबकि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रशिया से डील ना करे। बताएंगे इससे जुड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दोस्तों जमकर लताड़ लगाई है आसिम मुनीर को। चीन में ही पाकिस्तानी आर्मी को कर दिया शर्मिंदा। दोस्तों बताएंगे किस मुद्दे पर। वहीं एक ही दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से की मुलाकात, वो भी अलग अलग मुलाकातें। आखिर किस बात को लेकर सियासी अटकलें तेज हो चुकी हैं। और रक्षा बंधन जैसा कि आप सभी को पता है 2-4 दिनों में आने वाला है दोस्तों। ऐसे में हर किसी का ये सवाल था कि लाडली बहनों के खाते में कब आएगा रक्षाबंधन का गिफ्ट, कब से हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, उसका भी जवाब आपको देंगे दोस्तों। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत के स्वतंत्र नीति का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जैसा कि आप सभी को पता है ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 की समय सीमा से पहले ही कनाडा, ब्राजील, भारत, ताइवान और स्विट्जरलैंड के लिए टैरिफ की नई दरें निर्धारित कर दी थी। इस बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने रविवार को साफ किया कि जिन देशों पर भी जो भी टैरिफ लगाया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जेमिसन ग्रीर ने कहा कि भले ही कई देशों के साथ ट्रेड डील पर बात चल रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी टैरिफ को फिक्स किया गया है उतना ही रहेगा। ट्रंप ने कनाडा से आने वाले कई सामानों पर 35%, ब्राजील के लिए 50%, भारत के लिए 25%, ताइवान के लिए 20% और स्विट्जरलैंड के लिए 39% टैरिफ लगाया है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान करने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह दिया। भारत के अनुसार अभी भी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है और इसको लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल इस महीने भारत का दौरा भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के भाव को कम होता न देख कनाडाई टाइकून ने तंज कस दिया। दोस्तों कह दिया ट्रंप ने भारत से भिड़ने में बहुत ही जल्दबाजी कर दी, कहा मोदी की ताकत को मत भूलो तुम लोग। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के मशहूर बिजनेसमैन और टेस्ट बेड कंपनी के चेयरमैन लिर्क लुमीबोव ने ट्रंप को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए भारी भूल साबित हो सकता है। किर्क लुमीबोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए ट्रंप के टैरिफ फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं कि ट्रंप के टैरिफ मॉडल की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें जियोपॉलिटिकल रणनीति की कोई समझ नहीं झलकती। अब वो भारत से भिड़ रहे हैं जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित नेताओं में गिना है। लुमीबोव ने कहा कि मोदी का कई देशों में प्रभाव है और भारत, चीन और ब्रिक्स के दबदबे को संतुलित करने की बड़ी ताकत बन सकता है। दोस्तों किर्क लुमीबोव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अमेरिका 50 सेंट का टूथब्रश तो बनाने वाला नहीं है, ऐसे में भारत को दबाने के बजाय उससे आर्थिक साझेदारी करना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि अमेरिका को भारत के साथ साथ कनाडा को भी साथ लाना चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके। इस बीच भारत सरकार ने भी ट्रंप के टैरिफ को बेअसर करने की तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक्सपोर्टर्स के साथ अहम बैठक करके रणनीति तैयार की है ताकि भारतीय कारोबारियों पर असर कम पड़े। जी हाँ दोस्तों, वाकई में अगर आप भी इस कनाडाई टाइकून, मशहूर बिजनेसमैन और टेस्ट बेड कंपनी के चेयरमैन किर्क लुमीबोव के तंज का समर्थन करते हैं, दोस्तों मानते हैं कि इन्होंने जो बातें कही है वाकई में बहुत ही समझदारी के साथ और एक इंटेलिजेंट के तौर पर कही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया है तो और कमेंट में ही सेट राइट जरूर लिख दीजिएगा।
कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें अगली खबर इसी से जुड़ी। वहीं ट्रंप की डेड इकोनॉमी पर बीजेपी ने पेश किया आईएमएफ के आंकड़े। दोस्तों राहुल गांधी को भी दिया तगड़ा वाला जवाब। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर किए गए कमेंट पर घमासान छिड़ गया है। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड करार दिया, यानी मरा हुआ करार दिया, जिसका लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने समर्थन किया। अब ट्रंप और राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। दोस्तों बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आईएमएफ की रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि बताया। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत की विकास दर 6.7% और 2026 में 6.4% रहने का अनुमान है। अमित मालवीय ने एक्स पर इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी पुष्टि आईएमएफ ने खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के जुलाई 2025 अपडेट में किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कुछ डेड है तो वो राहुल गांधी का आत्मसम्मान, अगर वो मौजूद है तो उनका दिमाग डेड है। जी हाँ दोस्तों, अमित मालवीय ने बिल्कुल सटीक तरीके से जवाब दिया है। आपकी क्या इस पर राय बताइएगा जरूर। वहीं आपको बता दें, एक तरफ जहां लगातार ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत जो है वो रशिया के साथ कुछ भी डील ना करे, वहीं पर दोस्तों भारत द्वारा रिजेक्ट किए गए अमेरिकी F-35 के बाद अब रशिया सुखोई 57 के लिए भारत पर डोरे डालता नजर आ रहा है। दोस्तों सवाल ये है कि क्या बन पाएगी बात, क्या भारत खरीदेगा सुखोई 57? बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ समय से भारत को इस विमान को बेचने की कोशिश में है, लेकिन दिल्ली इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। भारत के इस रुख का फायदा उठाने की कोशिश रशिया कर रहा है। रशिया को उम्मीद है कि F-35 खरीदने के अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद भारत उसके सुखोई 57 जेट को चुनेगा। इसके लिए लगातार दोस्तों भारत से कांटेक्ट भी कर रहा है रशिया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत लड़ाकू विमानों का संयुक्त स्थानीय उत्पादन चाहता है। F-35 और उसके पुर्जे अमेरिका के बाहर नाटो देशों में ही बनते हैं। ये स्पष्ट है कि भारत की शर्तों को पूरा करना अमेरिका के लिए असंभव है। दूसरी ओर ओनिक्स मिसाइलों और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों जैसे कई रूसी हथियार पहले से ही भारत में बन रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए रशिया ने सुखोई 57 के लिए भारत से संपर्क की कोशिश शुरू कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान आई समस्याओं के बाद फ्रांसीसी राफेल विमानों के उत्पादन को स्थानीय स्तर पर करने पर सहमति जताई है। इससे साफ है कि भारत अब बिना सोचे समझे हथियार नहीं खरीदेगा। यह सब परिस्थितियां रशिया के लिए मौके पैदा करती हैं। सुखोई 57 के मामले में रूस न केवल उत्पादन के स्थानीयकरण का वादा करता है, बल्कि तकनीक के ट्रांसफर का भी वादा करता है। रशिया का पक्ष इसलिए भी मजबूत हो जाता है क्योंकि पहले 20 से 30 विमान 3 से 4 वर्षों में आने की उम्मीद है। बाकी 70 से 100 यूनिट 2030 के दशक की पहली छमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि अभी यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि भारत रशिया के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इतना जरूर है कि रशिया के चांस इस समय ज्यादा दिखते हैं। दोस्तों भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। F-35 के इनकार के बाद सुखोई 57 वर्तमान में भारत के लिए एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके निकटतम प्रतिस्पर्धी जेट चीन ने बनाए हैं। चीन और भारत के रिश्ते ऐसे नहीं है कि दोनों देश कोई रक्षा सौदा करें। तुर्की से भी भारत के संबंध फिलहाल बहुत सहज नहीं है। ऐसे में तुर्की के कान भी मैदान से बाहर है। वहीं दक्षिण कोरिया के KF-21 अभी विकास के चरण में है। तो भारत के पास बस एकमात्र ऑप्शन दोस्तों सुखोई 57 का बचता है और भारत जहां तर है अटकलें यही लगाई जा रही है कि सुखोई 57 को ही खरीदेगा। फिलहाल दोस्तों ये अटकलें हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारत के पास एकमात्र यही ऑप्शन बचा है दोस्तों, इसीलिए इस अटकलों को ज्यादा हवा मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या भारत को सुखोई 57 आंख मूंद कर खरीद लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। आप लोग नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां गुजरात में शुरू हुआ भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा बहुत बढ़िया है ये प्रयास। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को गुजरात के कांडला में दीनदयाल बंदरगाह में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के हाल ही में चालू होने की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक प्रयास बताया। बता दें कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक मील के पत्थर में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने गुरुवार को गुजरात के कांडला में देश का पहला मेक इन इंडिया
नया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया। पीएम मोदी जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है जो स्थिरता को बढ़ावा देता है और हमारे नेट जीरो विजन को शक्ति प्रदान करता है। इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। इस अवसर पर पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टी.के. रामचंद्रन, IRSME के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष और बंदरगाह एवं L&T के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर चीन के विदेश मंत्री ने पाक आर्मी चीफ को किया शर्मिंदा, खरी खोटी सुनाई व दे दी सख्त चेतावनी। दोस्तों, खुद को चीन का आयरन ब्रदर कहने वाला पाकिस्तान इस बार अपने ही दोस्त के सामने कटघरे में खड़ा हो गया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस समय आधिकारिक दौरे पर चीन में हैं, लेकिन उनकी ये यात्रा अब पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई है। दरअसल बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। वांग यी ने यह मुद्दा खुलकर इसलिए उठाया क्योंकि बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में चीन के नागरिकों को लगातार आतंकियों का निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कराची, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स पर बार बार आतंकी हमले हुए हैं। सिर्फ पिछले साल अक्टूबर में कराची एयरपोर्ट के पास हुए आत्मघाती हमले में ही 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके अलावा CPEC से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स भी हमलों की चपेट में आ चुके हैं। विदेश मंत्री वांग यी ने आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान साफ कर दिया कि चीन अपने नागरिकों की जान के साथ समझौता नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को याद दिला दिया कि चीनी इंजीनियर, डॉक्टर और कंपनियों के कर्मचारी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहे हैं, लेकिन बार बार हमलों से चीन की जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। दोस्तों, चीन में ही आसिम मुनीर का मुंह लटका दिया गया है और उसको आईना दिखा दिया गया है कि किस लेवल पर है आज पाकिस्तान। उसको उसकी रियलिटी बता दी और कह दिया कि सुरक्षा व्यवस्था पर कार्य करे। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां शेख हसीना को जिनके चलते छोड़ना पड़ा बांग्लादेश, उन छात्रों की पार्टी ने कर दी नए संविधान की मांग। जी हां, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रविवार को एक नई राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने एक बड़ी रैली करके बांग्लादेश में एक नए संविधान और दूसरे गणराज्य की स्थापना का ऐलान कर दिया। ये पार्टी उन छात्रों ने बनाई है जिन्होंने पिछले साल के बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अहम भूमिका निभाई थी, जिनके चलते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था। ढाका के ऐतिहासिक शहीद मीनार पर हुई इस रैली में करीब 1000 समर्थकों ने हिस्सा लिया। पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम ने कहा कि ठीक 1 साल पहले यहीं से हमने तानाशाही से देश को मुक्त करने का संकल्प लिया था और आज हम एक नई बांग्लादेश की नींव रखने के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने 24 सूत्रीय एजेंडा घोषित किया है और 1972 के संविधान को बदलकर एक नया संविधान लाने की बात कही है। उनका कहना था कि नया संविधान देश के युवा वर्ग की आकांक्षाओं को दर्शाएगा। हालांकि इस प्रस्तावित संविधान के बारे में अभी कोई ठोस जानकारी साझा नहीं की गई है। पार्टी का कहना है कि यह दस्तावेज एक नई पीढ़ी के सपनों को प्रतिबिंबित करेगा और जनभागीदारी से तैयार किया जाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ ICT में मुकदमा हुआ शुरू। अंतरिम सरकार ने कहा शेख हसीना सभी अपराधों की ही जड़ है। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT ने रविवार को 2024 के छात्र आंदोलन के हिंसक दमन से संबंधित मानवता के खिलाफ अपराधों पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू किया। अंतरिम सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने अपनी शुरुआती दलीलों में हसीना को सभी अपराधों का केंद्र बताया तथा अधिकतम सजा का अनुरोध किया। अभियोजन पक्ष ने हसीना के 2 शीर्ष सहयोगियों पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी मामले में सह आरोपी बनाया है। हसीना और कमाल पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा है, जबकि मामून हिरासत में है और उन्होंने मामले में सरकारी गवाह बनने पर सहमति जताई है। वहीं बता दें पाकिस्तान ने गरीब अफगानों को दिखाया अपना असली चेहरा, लाखों शरणार्थियों को निकालने का दे दिया आदेश। यूनाइटेड नेशन तक चिंता में। जी हां, पाकिस्तान की जमीन पर पनाह पाए अफगानी शरणार्थियों की मुश्किल बढ़ गई है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अचानक ही पंजीकरण प्रमाण यानी POR कार्ड के साथ देश में कानूनी रूप से रह रहे 10 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को निष्कासित करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले ही अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे इन लोगों के सामने बड़ा संकट
संकट खड़ा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पाकिस्तान के इस कदम पर चिंता जताई है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाक सरकार ने 31 जुलाई तक विशेष नियामक आदेश यानी SRO जारी किया है, जिसमें POR कार्डों की वैधता 30 जून को खत्म होने की घोषणा कर दी गई है। इससे इस श्रेणी के तहत पाकिस्तान में रुके अफगानिस्तान नागरिकों का यहाँ रहना अपराध की श्रेणी में आ गया है। इस फैसले से पंजीकृत शरणार्थियों पर गिरफ्तारी और निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है, जिनमें से कई दशकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख लोगों ने गाजा के सपोर्ट में हार्बर ब्रिज पर मार्च निकाला। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार को करीब 1 लाख लोगों ने गाजा के समर्थन में एक बड़ा मार्च निकाला। ये मार्च सिडनी के मशहूर हार्बर ब्रिज पर हुआ, जिसमें लोग गाजा के मानवीय संकट के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फलस्तीन जैसे नारे भी लगाए और गाजा में भुखमरी खत्म करने की मांग की। वहीं आपको बता दें, भारत के सामरिक बेड़े में बढ़ गई नई ताकत। एयर बस डील का बड़ा चरण हुआ पूरा। स्पेन ने दिया C-295 विमान। बता दें, घातक हथियारों समेत 71 सैनिक कहीं भी पहुंचा देता है C-295। पाकिस्तान का माना जाता है इसको काल। बता दें, भारत की हवाई क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। घातक फाइटर जेट, लीथल फाइटर जेट्स हो या एयर डिफेंस सिस्टम या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों पर तैनात होने वाले जंगी विमान, हर कैटेगरी में भारत की क्षमताएं पहले से कई गुना बढ़ चुकी हैं। इसी कड़ी में स्पेन में स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है, वेरीफाई किया है कि भारत को स्पेन से हुई डील के 16 एयर बस C-295 सैन्य परिवहन विमानों में से आखिरी विमान मिल गया है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय दूतावास ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि निर्धारित समय से 2 महीने पहले हुए इस प्लेन की सप्लाई भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आपको बताते चले कि भारत ने सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW परिवहन विमानों के अधिग्रहण के लिए स्पेन की एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये विमान 5 से 10 टन तक भार ले जाने की क्षमता रखते हैं। एक बार ईंधन भरने पर लगभग 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये छोटे और कच्चे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और उतर सकता है। इसमें आधुनिक कॉकपिट और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है, जो उड़ान को सुरक्षित और सटीक बनाते हैं। ये विमान आसान और सस्ते रखरखाव के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जिस मुल्क पर ट्रंप ने जमकर बरसाया बारूद, उसके लिए शहबाज ने कह दी ऐसी बात, अमेरिका को पक्का लगेगी तगड़ी मिर्ची। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इस समय 2 दिवसीय पाकिस्तानी दौरे पर हैं। आप सभी जानते ही होंगे। इस दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने एक ऐसा बयान दे दिया, दोस्तों ऐसा कदम उठा लिया जो अमेरिकी राष्ट्रपति को बुरा लगना तय माना जा रहा है। वो भी ऐसे समय में जिस समय अमेरिका लगातार पाकिस्तान को खोज रहा है। शहबाज ने कहा कि उनका देश ईरान के शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ताकत हासिल करने के हक की हिमायत करता है। ईरानी राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के हक के साथ पाकिस्तान खड़ा है। इसके अलावा शरीफ ने इस मौके पर इजराइल की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि 13 जून को इजराइल ने बिना किसी वजह से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। इस हमले में ईरानी जनरल परमाणु वैज्ञानिक समेत कई लोगों की मौत हुई थी। शहबाज शरीफ मरने वालों को शहीद बोलते हुए उनके लिए दुआ की। बता दें कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश न बने। इसीलिए इजराइल के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने भी ईरान के ठिकानों पर हमला किया था और बाद में युद्ध विराम की घोषणा भी अमेरिका ने ही की थी। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु हथियार को लेकर एक लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ईरान के परमाणु संपन्न देश बनने की हिमायत करता है तो अमेरिका की नजरों में उसका खटकना शुरू हो सकता है। वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अमेरिका की गुड लिस्ट में मौजूद है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में तेल मौजूद है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान इतना तेल निकाल सकता है कि वो भविष्य में भारत तक को बेच सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ट्रंप ने ये बयान सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि भारत के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि भारत उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग नहीं कर रहा है। साथ ही भारत क्योंकि रशिया से तेल खरीद रहा है तो अमेरिका को मिर्ची लग रही है। इसी वजह से अमेरिका ने पिछले दिनों 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें
ईरानी दूतावास ने फ्रेंडशिप डे पर इंडिया के लिए खोल कर रख दिया दिल। दोस्तों स्पेशल मैसेज से भारतीय हुए खुश। जी हाँ, ईरान ने रविवार को यानी 3 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के मौके पर भारत के लिए बेहद खास संदेश दिया। इस संदेश ने न सिर्फ भारतीयों को खुश किया बल्कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा है कि भारत से उनकी दोस्ती तभी से है जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है। ईरान ने भारत को फ्रेंडशिप डे की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये दोस्ती तमाम मुश्किलों के बावजूद कभी नहीं टूटी है और आगे भी जारी रहेगी। भारत में ईरान के दूतावास ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि सभ्यता के आरंभ से शुरू होकर इतिहास के नाजुक मोड़ों से गुजरते हुए 2 महान राष्ट्रों ईरान और भारत के बीच मित्रता कायम है। ये दोस्ती राजवंशों, शासकों, धर्मों और मान्यताओं से परे अटूट रही है। दोनों देशों में साहित्य, भाषा, दर्शन, नैतिकता और कला से जुड़ा एक बंधन है जो हमारे लोगों की रोजाना की जिंदगी में दिखता है। दोनों देशों के लोगों के जीवन की समानताएं दोनों राष्ट्रों की शाश्वत, नैतिक, आध्यात्मिक और महाकाव्यात्मक भावना में झलकता है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर एक ही दिन में पीएम मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रपति मुर्मू से की अलग अलग मुलाकातें। क्या है इसके पीछे की सियासी अटकलें बता दें। राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या चीजें हुई है इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों की मुलाकातों को बेहद अहम माना जा रहा है। यह प्रधानमंत्री की यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की हालिया यात्रा के बाद राष्ट्रपति से पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी शनिवार शाम को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर की वोटिंग होगी। वहीं दोस्तों कांग्रेस एनसीपी नेताओं के सनातनी आतंकवाद वाले बयान पर मचा बवाल। बीजेपी बोली क्या पहलगाम में हिंदुओं की हत्या की निंदा करेंगे, बोलिए जवाब दीजिए। जी हां, महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के उस बयान पर सियासी घमासान मच गया जिसमें उन्होंने भगवा आतंकवाद की जगह सनातनी या हिंदू आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करने के सुझाव दिए थे। तो एनसीपी एसपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड के सनातनी आतंकवाद वाले बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी। बीजेपी ने इन बयानों की कड़ी आलोचना की और इसे हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने निशाना साधा है। वहीं बता दें एक गलती तेजस्वी यादव को पड़ गई भारी। आरजेडी नेता के 2 एपिक नंबरों से बिहार में मचा सियासी घमासान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी जंग छिड़ गई है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। इसी कड़ी में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। तेजस्वी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी और वोटर ID कार्ड का नंबर जारी कर दिया, जिसके बाद पूरा एनडीए तेजस्वी पर हमलावर हो गया। जिसके बाद अब बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी मांग कर रही है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए और फर्जीवाड़ा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं 2 वोटर ID कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। वहीं चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा है, साथ ही ID की ओरिजिनल कॉपी भी मांगी है। वहीं दोस्तों बिहार के सभी वोटर्स को अब नया एपिक नंबर मिलेगा। 1 सितंबर तक उन सभी लोगों को अपना नया फोटो देना होगा। ये फोटो दस्तावेज के साथ ही बूथ स्तरीय अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा ताकि BLO संबंधित एपिक नंबर पर मतदाता की तस्वीर को अपलोड किया जा सके। वहीं मतदाता चाहे तो खुद भी ऑनलाइन अपने एपिक नंबर के आधार पर अपनी नई तस्वीर एवं दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा है कि लाडली बहना योजना की 1,27,00,000 बहनों को 7 अगस्त को रक्षाबंधन गिफ्ट के तौर पर उनके बैंक खातों में 250 रुपए जारी किए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने इसे भाई के प्यार का एक छोटा सा प्रतीक बताया। बता दें कि यह रकम लाडली बहना योजना की लाभार्थी बहनों को हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की रकम के अतिरिक्त रकम होगी। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।